ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शे के जरिए अपनी मंशा का संदेश दिया हो। पहले 18 मई, फिर 18 अगस्त, दोनों तारीखों में एक ही आंकड़ा 18 मई को पश्चिम एशिया के नक्शे में अमेरिकी झंडे और ईरान की तरफ बढ़ते लाल तीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और ठीक 3 महीने बाद 18 अगस्त को होर्मुज जलडमरू मध्य को कथित तौर पर न्यू यूएस टेरिटरी दिखाने वाला एआई मैप सामने आया। अब सवाल सिर्फ एक नक्शे का नहीं है, सवाल 18 के संयोग का भी है। क्या ये महज तारीखों का इत्तेफाक है या इसके मायने कुछ और है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्रंप ने नक्शा क्यों पोस्ट किया, सवाल यह भी होता है कि क्या अमेरिका अब नक्शों के जरिए अपनी नई भू राजनीतिक लकीर खींच रहा है? क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। और अगर इस रणनीतिक जलडमरू मध्य पर अमेरिकी दावे का संदेश दिया जा रहा है तो ईरान का विरोध तय है। यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ नक्शा, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका असर सीधे मिडिल ईस्ट की जमीन, समंदर और कूटनीति पर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह विवादित मैप सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान टकराव को और खतरनाक मोड़ देने वाला संकेत। तो आपको वो मैप भी दिखाते हैं और आपको 18 का फेर भी समझाते हैं। अब जरा देखिए, आपको मैप दिखा रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 18 मई 2026 को ट्रंप ने पोस्ट किया। अब इस मैप के जरिए आप जरा देखिए कैसे इतने सारे एरोज और तीर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ईरान जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। तब ईरान ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जरा नीयत समझिए, वो इस पोस्ट के जरिए क्या दिखाना, दर्शाना चाहते थे। और रुके नहीं है, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति जो है यहां पर की थी। अब जरा ये वाला आप देखिए पोस्ट, ये 18 अगस्त 2026 का पोस्ट है जो कि आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ईरान को तो दिखाया ही है उन्होंने अमेरिका का हिस्सा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, लेकिन साथ साथ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को भी अपने संरक्षण में ले लिया है, अमेरिका का हिस्सा बता दिया है। कोई सिर पैर नहीं है इस कनेक्शन का, क्योंकि कहां पर अमेरिका है और कहां पर मिडिल ईस्ट है। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट जो साझा किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, निश्चित तौर पर इससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो इससे साबित क्या करना चाहते हैं, इसके मायने डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है और ये 18 का फेर क्या है? क्या इसके पीछे कोई नीति है? क्या ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है? और इसके साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि इस दफा सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि इस दफा यूएई और ओमान को भी साथ में लपेट लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाने वाला अमेरिका क्या अब अपनी ही नौसैनिक ताकत के संकट में फंस गया है? जिस अमेरिका के पास कागज पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसकी असली तस्वीर क्या है? सिर्फ 2-3 कैरियर ही किसी वक्त ऑपरेशनल मोड में क्यों नजर आते हैं? और सवाल सिर्फ जहाजों की संख्या का नहीं है, सवाल अमेरिकी नौसेना की युद्धक तैयारी का है। जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका की समुद्री ताकत का प्रतीक माना जाता है, उसे लगातार करीब 260 दिन समंदर में रहना पड़ा, करीब 240 दिन बिना किसी बंदरगाह पर रुके। यानी एक ऐसा युद्धपोत जिसे लगातार मिशन पर इसीलिए बनाए रखना पड़ा क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार कैरियर ही उपलब्ध नहीं था। 1991 का गल्फ वॉर याद कीजिए, जब एक साथ 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे। और आज 11 कैरियर की पूरी फ्लीट होने के बावजूद समंदर में मौजूदगी बेहद सीमित नजर आ रही है। तो क्या अमेरिका की सैन्य ताकत का गणित बदल रहा है? कागज पर 11, लेकिन युद्ध के वक्त वास्तव में कितने? और कहानी सिर्फ कैरियर की नहीं है। करीब 3200 नौसैनिकों वाला लिंकन, उसके साथ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से जुड़े हजारों कर्मचारी और पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसकी कुल ताकत 6500 से 7500 सैन्य कर्मियों तक हो सकती है। लेकिन लंबी तैनाती का इंपैक्ट अब जहाज से निकलकर जवानों की जिंदगी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। खाने से लेकर पानी तक, शावर से लेकर जरूरी सामान तक, परिवारों की शिकायतें आई हैं। 6 अगस्त को सैंटियागो में नौसेना अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के परिवारों की बैठक तय करनी पड़ी। यानी जिस जहाज से अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है, उसी जहाज पर तैनात सैनिकों के परिवार उनकी मुश्किलों की कहानी सुना रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ी चुनौती है, सिर्फ जहाजों की कमी नहीं, प्रशिक्षित नौसैनिकों की कमी भी।
भर्ती पर दबाव, अनुभवी कर्मियों के जाने की चुनौती, ट्रेनिंग सिस्टम पर बढ़ता बोझ और दूसरी तरफ पुराने जहाजों का बढ़ता रखरखाव। अब लिंकन लौटेगा, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा जा रहा है। यानी एक कैरियर को आराम देने के लिए दूसरे कैरियर को खींचकर मिशन पर भेजना पड़ रहा है। यही असली सवाल। अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य देश के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन संकट की घड़ी में उनमें से मुट्ठी भर ही तुरंत उपलब्ध हो, तो फिर अमेरिका की ताकत कितनी ऑपरेशनल है और कितनी सिर्फ कागज पर, यह सोचने वाली बात है। सिर्फ कागज पर मजबूत यूएस आर्मी समंदर में लाचारी नजर आ रही है। कागज पर अमेरिका के 11 कैरियर ऑपरेशनल मौजूदगी सीमित, लंबी तैनाती से दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना की तैयारी पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। 1991 में खाड़ी में 4 कैरियर थे, आज पूरी दुनिया में 3 अमेरिकी ताकत का दावा बढ़ा है, लेकिन समंदर में मौजूदगी सीमित है। 11 कैरियर है, लेकिन सभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। क्यों? यूएसएस लिंकन की तैनाती क्यों बढ़ानी पड़ी? लंबी तैनाती, राहत देने वाला नहीं कोई, मिशन बढ़ता गया, क्रू पर दबाव बढ़ता गया, रखरखाव का संकट उत्पन्न हो गया। तकरीबन 240 दिन लगातार बिना पोर्ट कॉल। पूरे स्ट्राइक ग्रुप में संख्या 6,500 से 7,500 तक, 20,000 कर्मियों की कमी का दावा। अब सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ कागज पर ताकत है? 11 कैरियर होने के बावजूद अमेरिका इतना कम तैनात क्यों? युद्ध छिड़ा तो क्या अमेरिका के पास पर्याप्त कैरियर होंगे? लिंकन को राहत देने वाला दूसरा कैरियर क्यों नहीं था मौजूद? क्या अमेरिकी नौसेना में जहाज हैं, लेकिन क्रू तैयार नहीं है? 260 दिन समंदर में लिंकन, क्यों आराम नहीं मिला? क्या वजह थी? क्या मेंटेनेंस ने अमेरिका की कैरियर ताकत रोक दी? अमेरिकी नेवी की असली ताकत कितनी है? सुपर पावर की नौसेना में 20,000 कर्मियों की कमी का असर है। गल्फ वॉर में 4 कैरियर, आज सिर्फ 3 तैनात क्यों? अब ऐसे में अमेरिकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अनिश्चितकाल तक वो तैनाती रख सकते हैं, नाकाबंदी बनाए रख सकते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। कैसे करेंगे अनिश्चितकाल तक ये तैनाती जब आपके पास सिर्फ कागज पर ही वो ताकत मौजूद है, असल में नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ में ईरान को बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज़ पर ईरान की पकड़ कमजोर हुई है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकले। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे हैं जहाज। ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, जहां पर ईरान को बड़ा झटका लगा है। 80% से ज्यादा जहाज ओमान वाले रास्ते से निकल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। ईरान के बजाय ओमान रूट को चुन रहे जहाज, ईरानी रूट से दूरी बना रहे शिपिंग ऑपरेटर, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां की स्थिति अगर आप देखें, अभी भी यथास्थिति वहां पर बरकरार है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी नाकाबंदी भी देखने को मिल रही है। और ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अगर उसके तयशुदा रूट से जहाज नहीं गुजरते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर ये जो युद्ध अभी जारी है, तनाव की स्थिति बरकरार है अमेरिका ईरान के बीच, इसका मुख्य बिंदु, इसका केंद्र फिलहाल मौजूदा वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नजर आ रहा है। इसे लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ईरानी रूट के बजाय दूसरा रूट चुन रहे हैं जहाज, और एक्सपोर्ट चल रहा है वहां से लगातार। आगे बढ़ जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक सामने आया है। यूक्रेन ने एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन रूस की तरफ दागकर मॉस्को समेत कई इलाकों को दहला दिया है। आसमान में ड्रोन का झुंड, नीचे सायरनों का शोर, और उसके बाद एक के बाद एक धमाके। मॉस्को और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान की तस्वीर सामने आई है, लेकिन रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी है। मिसाइल्स की बारिश हुई है, कई जगह धमाके हुए हैं, और देखते ही देखते इमारतें आग की लपटों में घिर गई हैं। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई इलाकों में भारी तबाही मची है। यानी एक तरफ 800 से ज्यादा ड्रोन्स का प्रहार, दूसरी तरफ रूस की मिसाइल्स का पलटवार। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने मॉस्को को झकझोर दिया है, और रूस की जवाबी कार्रवाई ने खार्किव को दहला दिया है।
ड्रोन बनाम मिसाइल की इस जंग ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि आसमान से शहरों तक पहुंच चुका है और हर अगला हमला पिछले हमले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।